पेट्रोल जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हर चीज के साथ। पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रोडक्ट ले लें आप, उसके साथ पेट्रोल का बहुत ताल्लुक है। पेट्रोल की कीमत जो है वो 3 रुपए 20 पैसे बढ़ा दी गई है। अवाम जो है अब इसके लिए इसलिए भी तैयारी कर ले, ये मजीद महंगाई में इजाफा करेगा। और जो कोशिशें की जा रही थी कि पेट्रोल की कीमत को किसी तरह कम कर दिया जाए, वो नहीं हो सकता। ये 10 रुपए पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम की हैं, ये इस वक्त अननेचुरल है। इस वक्त इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। IMF के साथ जो आप डील्स करके हटे हुए हैं वो तो कुछ और कहती हैं। ये जो 10-10 रुपए आपने कम किया है, इसको आप पूरा किस तरह करेंगे? इतनी बड़ी जो प्राइसेस कम का ऐलान जो कर दिया गया है, ये जस्टिफाई किस तरह होगा? पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ किराए बढ़ेंगे, बाकी अशिया बढ़ेगी। जो चीजें ट्रांसपोर्ट पे आ रही हैं, वो चीनी है, सब्जी है, आटा है, वो ट्रकों पे आ रही है, लॉरीज, वो सब बढ़ जाएंगे। और ये अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई है इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में। लेकिन आज पेट्रोल जो है $100 पर बैरल तक पहुंच गया है। ये आज जब मजीद महंगा हो गया है, तो मजीद महंगा होने के बजाय प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनकलाबी कदम ये जो उठाया है, जिसके अंदर 10 रुपए कम कर दिए, तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि अगली हुकूमत जब आए तो वो ये 10 रुपए का इजाफा जो है वो अवाम को कैरी ऑन कर ही नहीं सकेगी? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जो माशी हालात पाकिस्तान के हमारी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पिछले 3.5 साल से हमें बताए हैं, इसमें तो ये बहुत बड़ा ये कहाँ से अरेंज किया जाएगा? तेल बहुत महंगा होने जा रहा है आशा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। सिर्फ तेल नहीं, हर एक चीज। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि दिसंबर तक बहुत सख्त महंगाई हो जाएगी, क्योंकि IMF का बहुत दबाव है कि अगर आपको हमारे से पैसे चाहिए तो आपको तेल और बिजली और ये सब चीजों की कीमतें, गैस, इन सब की चीजें और बढ़ानी पड़ेंगी। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि IMF कह रहा है कि आपके मुल्क के अंदर अभी भी तेल सस्ता है कंपेयर टू इसे इंडिया और अदर प्लेसेस, तो ये अगले 12 महीने में 200 के करीब पहुंच सकता है या पौने 200 रुपए के करीब पहुंच सकता है। तो यहाँ तो चीखें निकल जाएंगी, मारे जाएंगे लोग, क्योंकि तेल ही के साथ तो बिजली बनती है। एक ये जो पेट्रोल की कीमत गिराई है, खर्चे बढ़ जाएंगे ना, लोगों की जेबों में पैसे आएंगे, वो खर्चा करेंगे, इन्फ्लेशन होगी, और इसका नुकसान बहुत होगा। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ उस मखसूस गिरोह की जो हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने के लिए खरीदा जाता रहा। ये बड़े सियासतदानों की जरूरत और बड़े सियासतदान इनकी जरूरत बन चुके हैं, एक दूसरे के लिए जरूरी। पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल सियासतदानों ने 15-15, 20-20 सरकारें रखे हुए हैं। हैरान हो रहे हैं आप सुन के? जो उनकी दयानत, शराफत, अहलियत, काबिलियत का ढोल पीटते रहते हैं। आप पाकिस्तान के पिछले 10 साल उठाकर देख लें तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि इस मुल्क को किस तरह लूटा गया। इस मुल्क में बनाई गई हर पॉलिसी अवाम दुश्मन और अमीर दोस्त रही। तरक्की के नाम पर इस मुल्क को मकरूज बना दिया गया। इस मुल्क के हर शहरी पर 2 लाख का कर्जा चढ़ा हुआ है। इस मुल्क की हर इमारत, हर बिल्डिंग गिरवी रख दी गई है। इस मुल्क के हुक्मरान खांसी आ जाने पर लंदन जाकर इलाज कराते रहे और गरीब अस्पताल न होने की वजह से मरता रहा। इस मुल्क में सियासतदानों के और उन कुछ अमीर तरीन सहाफियों के बच्चे बाहर पढ़ते रहे और मुल्क का आम आदमी अपने बच्चे को तालीम दिलवाने के लिए दर दर भटकता रहा। लेकिन इस मुल्क की हालत ना बदली गई। क्यों है बड़ा सवाल। इसकी एक बड़ी वजह ये कलम फरोश लोग भी हैं। इन्होंने जब बात की नाजरीन एलीट की बात की, इन्होंने कौम को उलझा कर रखा उन मसाइल में जिससे कौम का ताल्लुक ही नहीं था। इन्होंने ग्रास रूट लेवल की बात की ही नहीं। इनके मौजूआत क्या है सुनिए जरा। आप एक एक बात को सेकंड करेंगे। सही कह रही है डॉक्टर फिजा। शहबाज शरीफ लंदन में बीमारी का इलाज कराने चले गए, इनका मौजू ये रहा। या इनका मौजू रहा नवाज शरीफ ने एक बीमार की इयादत कर ली। इनका मौजू रहा कि मरियम नवाज ने आज घर में खाना खुद पकाया। हमजा शहबाज ने आज कहां का दौरा किया, कितने मिनट वहां पे खड़े रहे, ये मौजू इनका रहा, यानी हमेशा एलीट क्लास। या फिर इनका मौजू वो रहा जिससे पाकिस्तान और कौमी अदारों का वकार मजरूह हो। मैंने और आपने इसी मुल्क में देखा कि तारीख में पहली बार एक मुल्क के हसास इदारे के खिलाफ एक ट्रांसमिशन चलाई गई जिसका ना कोई सबूत मिला, ना कोई जवाब था, लेकिन कौम ने देखा, अपनी आंखों से, अपने कानों से सुना। इसी मुल्क में 8 घंटे एक कौमी इदारे के सरबराह के खिलाफ खुलेआम इल्जाम लगाए गए। फिर इसी मुल्क में हमने देखा कि बलोचिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली में हमारी ही फौज के मुलविस होने का इल्जाम लगाया जाता रहा, जिसकी वजह से आज भारत बलोचिस्तान के नाम पर हर जगह चीखता फिरता है। आज बरहमदाग बुट्टी और मेहरान मरी जैसे एहसान फरामोश और जमीर फरामोश अफराद जो हैं वो हमारे मुल्क के खिलाफ घटिया मुहिम चलाते दिखाई दे रहे हैं। इसी मुल्क में देखा गया नाजरीन, इसी मुल्क में देखा गया कि एक 3 बार का वजीर आजम जो करप्शन पर नाअहल करार पाया हो, उसको स्टेट मीडिया भरपूर कवरेज देता रहा।
उसी नाअहल शख्स ने अदालत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ भरपूर लफ्जी गोलाबारी की, अवाम को उकसाने की कोशिश की, अपनी करप्शन छुपाने के लिए इदारों पर इल्जाम तराशी की, लेकिन इसी मुल्क के सरकारी टीवी ने उसको भरपूर कवरेज दी। फिर कुछ कलम फरोशों ने कुछ कलम लग महाज संभाल लिया। वो दिन रात उसी शख्स का मुकदमा टीवी स्क्रीन पर बैठकर लड़ने लगे। अदालतों में चलने वाले मुकदमात पर खुद फैसले करने लगे कलम फरोश, और फिर अदालतें जिन मुकदमात पर फैसले कर देती उनको टीवी स्क्रीन पर चैलेंज करने लगे। अच्छा नाज़रीन, आज माशरे में अगर सबसे ज्यादा खतरनाक कोई गिरोह है या ग्रुप है तो वो यकीन जानिए इन्हीं कलम फरोशों का गिरोह है। इनसे कभी किसी ने सवाल किया? नहीं किया, आज तक न किया। इनकी जायदादों से मुताल्लिक किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि पूछा जा सके। एक आम सहाफ़ी की तनख्वाह सारी जिंदगी 1 लाख या 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होती, लेकिन इन कलम फरोशों की तनख्वाहें लाखों में होती हैं, मिलियंस में होती हैं, और इसके अलावा मरात अलग। ये हर हुकूमत की यकीन जानिए मजबूरी बन जाते हैं, क्योंकि अगर हुकूमत इनके खिलाफ कोई एक्शन ले तो ये हम जैसे आम सहाफ़ियों के पीछे खड़े होकर कहते हैं कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला हो रहा है, मीडिया पर कदगन लगाई जा रही है, और आज इसकी मिसाल हमें आए रोज देखने को मिल रही है। हर किसी के ज़हन में कोई ना कोई आ रहा है। आज कुछ सहाफ़ियों से इनकी जायदादों के बारे में सवाल करने का सोचा जा रहा है। सही सुना आपने, सोचा जा रहा है। आज इस मखसूस गिरोह से ये सवाल किया जाने वाला है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है सहाफ़ियों की जो मुश्किलात का शिकार है, लेकिन एक मखसूस गिरोह इतना अमीर हुआ कैसे? जमहूरियत खतरे में जब भी गई एहतसाब और सवाल पूछने की वजह से गई। जमहूरियत को खतरा कानों से पूछे जाने से नहीं होता, बल्कि इन कुछ सहाफ़ियों से सवाल पूछे जाने पर भी खतरा होता है। ये लोग हर साजिश का हिस्सा बने रहे। इन लोगों की वजह से डॉन लीक्स जैसे काम हुए, हमने देखा पार्ट 1 पार्ट 2 इतने के पार्ट्स में आना शुरू हो जाते, पार्ट 1 पार्ट 2। इनकी वजह से पाक फौज पर आलमी मीडिया भी इल्जामात लगाता रहा। इनकी सहाफत यही है कि इन लोगों का दिफा करो जिनसे इनके मुफादात जुड़े हुए हैं, और इस मखसूस गिरोह की वजह से आज तक हमारे मुल्क में कौमी इदारों को किसी भी बात का जिम्मेदार ठहरा देना, किसी भी रियासती इदारे की तस्दीक कर देना एक आम सी बात से, जबकि मगरिब में इस बात का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। ये जुर्म समझा जाता है, क्राइम, इट्स अ क्राइम। और आज इसी मखसूस गिरोह की वजह से वो सियासतदानों का एक मखसूस गिरोह जो कई सालों तक इस मुल्क पर हुकूमत करता रहा, आज मजलूम बनने की कोशिश में मसरूफ दिखाई देते हैं। और ये वो मखसूस टोला है जिस पर पिछली हुकूमत बहुत मेहरबान रही। इस मखसूस टोले को करोड़ों और अरबों के सरकारी इश्तिहारात से नवाजा जाता रहा। इस मखसूस नाम नेहाद सहाफती टोले ने नवाज शरीफ को तैयब उर्दगान कभी बनाने की कोशिश की, कभी नेल्सन मंडेला बनाने की कोशिश की, और आज यही टोला आज़ादी सहाफत पर कदगन का रोना रो रहा है। आज जैसे नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को अपनी जमहूरियत खतरे में नजर आ रही है, वैसे ही इस मखसूस टोले को अपनी आज़ादी सहाफत खतरे में नजर आ रही है। आज ये इन गरीब सहाफियों और मिडिल क्लास सहाफियों के साथ खड़े इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इन अमीर या फिर पेड सहाफियों को अपनी जायदादें भी खतरे में नजर आ रही हैं। आज ये कह रहे हैं नाजरीन कि खुलकर हम नाम लेंगे, आज ये कह रहे हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, तो इसलिए क्योंकि इनको यकीन हो रहा है कि इनकी गिरफ्तारी होने वाली है।